Hello everyone, welcome to another lecture of editorials by KPS Civil Services। आज के इस लेक्चर में जिस एडिटोरियल की हम बात करने वाले हैं वो गांधीयन इकोनॉमिक मॉडल, जो वन ऑफ द हमारे प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे चीज़ें डिस्कस की गई थी कि इंडिया आज़ादी के बाद कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, हमें कैसे रिसोर्सेज लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, सरकार का क्या रोल होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए। अलग अलग मॉडल्स उभरे थे, उसमें से एक गांधी जी ने जो अपना मॉडल दिया था उसे गांधीयन इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। ये पूरा वेल डेवलप्ड मॉडल नहीं था, पर गांधी जी ने एक एंशियंट इंडियन सोसाइटी के ऊपर बेस करके अपना भी एक सजेशन रखा था। तो आज का टाइटल द गांधीयन इकोनॉमिक मॉडल कुड सी अस थ्रू दिस क्राइसिस। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में कैसे गांधीयन वर्ल्ड रेलिवेंस में आ रहा है उसके ऊपर, या आ सकता है उसके ऊपर, ये आज का एडिटोरियल फोकस है। एडिटोरियल का क्रेडिट आज फिर से हम मेंट न्यूज़पेपर को देते हैं। काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर, काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स। आज का जो मेंस का क्वेश्चन आप अपने लिखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं 200 वर्ड्स में। हम प्रैक्टिस अलग अलग, कभी 150, कभी 200, कभी 250 वर्ड्स में करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो 200 वर्ड्स में आप प्रैक्टिस कीजिए। द गांधीयन इकोनॉमिक्स इज कमिंग टू लाइफ इन द पोस्ट कोविड डिजिटल एरा। इस स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। तो इसका क्या मतलब है इस पूरे क्वेश्चन का, और थोड़े से पॉइंट्स आप कैसे डिराइव कर सकते हैं वो इस एडिटोरियल के थ्रू सीखेंगे। बाकी थोड़ी सी एडिशनल रिसर्च करके आप इसके ऊपर आंसर लिखिए। आप हमें अपने आंसर चेकिंग के लिए भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप करके अपने आंसर भेज सकते हैं वो है 7347579002। या आप हमें ईमेल कर सकते हैं institutekps@gmail.com पे। तो इनमें से आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके हमें आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं। हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे चेक करके। सो सॉरी सो गांधीयन का मॉडल बेसिकली डेवलप्ड क्यों नहीं था, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गांधीयन कभी एक इकोनॉमिक थिंकर नहीं थे, वो हमेशा एक मॉरल थिंकर थे। उन्होंने हर चीज़ को जब भी सोचा और अपने विचार जब भी प्रकट किए, उनका सेंटर थीम हमेशा होता था कि किस मॉरल ग्राउंड पे ये चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। उन्होंने अपनी सारी लड़ाई, इंडिपेंडेंस की लड़ाई और जितने भी उन्होंने लाइफ में प्रिंसिपल रखे, चाहे मूवमेंट्स के टाइम, चाहे जैसे हम सत्याग्रह का प्रिंसिपल जानते हैं, वो हर टाइम मॉरल को अपहोल्ड करने के लिए ही आगे स्टैंड किए हैं। तो पहले गांधीयन मॉडल ओरिजिनली क्या कहता था उसे एनालाइज करते हैं और फिर उसे डिजिटल वर्ल्ड में लेके आते हैं। बेसिकली इसके लिए हमें एंशियंट इंडिया में देखना पड़ेगा कि एंशियंट इंडिया में सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे चलती थी। बेसिकली एंशियंट इंडिया के टाइम जो विलेजेस थे वो आपस में काफ़ी दूर दूर प्लेसेस में लोकेटेड होते थे। तो इन दूरी के कारण जो ट्रैवल था वो जंगलों के थ्रू थोड़ा मुश्किल होता था। बहुत कम लोग ही ट्रैवल करते थे और ट्रैवल यूजुअली सिर्फ दो चीज़ों तक लिमिटेड था, या तो मैरिजेस के लिए या तीर्थ यात्रा या और रिलीजियस प्लेसेस विजिट करने के लिए। नहीं तो लोग अवॉइड ही करते थे एक गांव से दूसरे गांव जाना। वो हर चीज़ के लिए अपने गांव के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे। तो इस आइसोलेटेड इकोनॉमी में ऐसा क्या चल रहा था कि गांधी जी को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट की। तो उसे थोड़ा सा एक बार डिटेल में समझते हैं। बेसिकली जो एक गांव होता होता था, गांव के अंदर जैसे कुछ एरिया रेजिडेंस का होगा, कुछ एरिया तुम्हारी मार्केट्स को दिया जाता था जहाँ पे सामान
खरीदा और बेचा जाता था। कुछ कॉमन सिटिंग एरियाज होते थे, जैसे आज भी आप गांव में जाओगे आपको कुछ बुजुर्ग लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठे हुए दिखेंगे। वैसे कॉमन एरियाज बैठने के लिए हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करते आए। बाकी एरिया में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती थी, प्लस कुछ एरिया टेम्पल लैंड भी होता था। तो सर्विसेज कैसी, जैसे बार्बर, कारपेंटर, टेलर, ये सब कुछ। तो इन सबको, जैसे बार्बर, कारपेंटर, टेलर एक्सेट्रा, इन सबको उस जमाने में इन सबको गांव के पॉटर हो गया कोई, सिविल सर्वेंट्स बोला जाता था कि गांव के ये सिविल सर्वेंट्स हैं। ठीक है, आज की मॉडर्न सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट्स बिल्कुल अलग हैं। उस टाइम पे बिकॉज आर्म सर्विसेज ये होती थी, लोहार हो गया, कोई भी हो गया, स्मिथ कह लो, कोई भी, तो ये सारे के सारे आपके सिविल सर्वेंट्स होते थे। इनका काम होता था गांव के बाकी सारे लोगों की नीड्स को पूरा करना। तो गांव की इकोनॉमी शुरू कहाँ से होती थी? गांव की इकोनॉमी शुरू होती थी, जो सबसे बड़ी और मेजर ऑक्यूपेशन लोगों की होती थी वो था एग्रीकल्चरल लैंड। तो सबसे पहले किसानों के ऊपर, किसान क्या करते थे, पूरे साल जो भी उगाते होते थे, सबके अपने अपने खेत उन्हें गांव की जो पंचायत होती थी उसकी तरफ से अलॉट किए जाते थे, अगर उनके अपने नहीं होते थे। ठीक है, अगर उनके अपने हैं तो अपने खेत पे खेती करके जो भी उगाएंगे उसका पंचायत एक हिस्सा फिक्स करती होती थी कि आपको पूरे अनाज का, लेट्स सपोज आपने जितना उगाया उसका 1/3 आपको पंचायत को देना। इसके बदले पंचायत आपको क्या देगी? इसके बदले आप पंचायत से ये जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे बार्बर हो, चाहे लोहार हो, चाहे लकड़हार हो, कोई भी सर्विस चाहिए, ये आप सारी की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। किसानों के लिए ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो फिर इन्हें कमाई कहाँ से मिलती थी? इनके लिए रजिस्टर होते होते थे। इनके लिए रजिस्टर होते होते थे। उसमें क्या होता था, लेट्स सपोज कोई भी गांव का पर्सन इनसे सर्विस लेके आया है, तो वो क्या करता था, इस रजिस्टर में एंट्री करवा जाता था कि मैंने यहाँ से ये सर्विस रिसीव की है। तो उससे होगा क्या, जब पूरे साल का खाता पूरा हो जाता था, एक साल का पूरा जो खाता होता था, ये पर पर्सन अपना खाता लेके पंचायत के पास जा सकते हैं। पंचायत के पास जाएंगे, ये अपना खाता जमा करवाएंगे और पंचायत को कहेंगे हमने एक साल में इतना काम गांव वालों को दिया है। तो इसके बदले अब जो पंचायत है, पंचायत के पास प्रोड्यूस पड़ा है, पंचायत के पास मतलब प्रोड्यूस में जैसे वीट भी होगा, राइस भी होगा, कॉटन भी होगा, और भी कुछ सामान जैसे दालें और ये सब कुछ भी जो भी उगाया गया होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, वो सब कुछ होगा। उसके वर्क के अकॉर्डिंग जिसकी जो ज़रूरत होगी वो पंचायत से अपना वो सामान लेके जा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं होगी। तो जितनी सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले की पे मिलेगी। पे क्या होगी? यही सारी चीज़ों से कंसिस्ट करेगी। तो उस टाइम कैश से ज़्यादा इकोनॉमी काइंड के ऊपर चलती थी, पेमेंट्स सामान में दी जाती थी। तभी इंडिया में बार्टर सिस्टम ज़्यादा चलता था और कैश कम चलता था। कैश, ये जो मार्केट्स होती थी ये बाहर वाले एरिया से, मतलब आउटर, हमेशा आउटर रोड्स की तरफ फेसिंग मार्केट्स होती थी, ताकि अगर कोई बाहर से ट्रैवलर ट्रेड करने भी आया है उसे गांव एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े और बाहर बाहर से ही ट्रेड हो सके। ज़्यादातर जो तुम्हारे कॉइन्स थे वो यहाँ पे चलते थे। ये जो काइंड की सर्विसेज इन्हें गांव से मिली हैं, अगर इन्हें मार्केट से कोई सामान चाहिए, ये मार्केट जाके चीज़ें एक्सचेंज भी करवा सकते थे, उसके बदले सिक्के भी ले सकते थे, वो इनके पास मर्जी थी। तो इस पूरे मॉडल में हो क्या रहा है, एक गांव अपने खाने से लेके अपनी बाकी बेसिक नीड्स, याद रखो गांधी जी का हमेशा फोकस बेसिक नीड्स पे रहा है, लग्जरी पे नहीं।
तो अगर बेसिक नीड्स हैं, गांधी जी ने पहले ही कहा कि एक सिंपल लाइफ जियो जिसमें बेसिक नीड्स हों, ताकि सारी दुनिया, जैसे गांधी जी ने बोला है कि हर एक की ज़रूरत की चीज़ इस पृथ्वी पर है, पर हर एक की लालच पूरी करने के लिए इस पृथ्वी के पास नहीं है। तो बेसिक ज़रूरतें जितनी हैं वो इस गांव के अंदर सारी की सारी पूरी हो रही हैं। तो इस कारण इन विलेजेस को जब हम पढ़ते होते हैं मॉडर्न इंडिया, तब इन्हें एज अ सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी के तौर पे पढ़ते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी क्या होती है। वो गांधीयन मॉडल उसी के ऊपर बेस है कि एक गांव अपनी पूरी की पूरी ज़रूरतें अपने आप में पूरी कर रहा है, सारी रिसोर्सेज उसी के बीच में एक्सचेंज हो रही हैं, और इसे हम सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर? अभी आपके सामने दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये लोड हो रहा है, तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी ऐसी दिखती थी। क्लियर? अब सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमीज का आज के डिजिटल और स्पेशली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या लेना देना है? बिकॉज आज अगर हम अपनी इकोनॉमीज देखें, हम ना एक गांव के ऊपर डिपेंड करना तो बहुत ही दूर की बात है, हम एक कंट्री के अंदर भी सारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते। ठीक है, हम पूरी दुनिया एक दूसरे से, इस टाइम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जिसे कहते हैं, हम सारे पूरी दुनिया एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक पूरी सप्लाई चेन के हम नेटवर्क में हैं जो हमें पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है। तो एक जाल बिछा हुआ है। अब इसके बीच में गांधीयन मॉडल कहाँ से रेलिवेंस गेन कर रहा है? जैसे कि प्रधानमंत्री का आपने थोड़े दिन पहले भाषण भी सुना होगा, आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। तो गांधीयन का मॉडल भी आत्मनिर्भरता की तरफ ही फोकस करता है, और यही आज मॉडर्न डे प्रिंसिपल पे होल्ड करता है। गांधी जी ने जितने भी प्रिंसिपल बनाए, जैसे स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस, इनका हमेशा मोटिव था कि एक पर्सन एज एन इंडिविजुअल, हम और पूरी गांव की कम्युनिटी अपने खुद के लेवल पे सेल्फ रिलायंट रहे हमेशा। ठीक है, और देश अपने आप में स्वदेशी ही कंज्यूम करे, बाहर वाली चीज़ों पे डिपेंड ना करे। पर बिल्कुल बाहर वाली चीज़ों पे डिपेंड करना आजकल इम्पॉसिबल है, पर एक मिडल ग्राउंड हमेशा अचीव किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा मास प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए जो कैपिटलिज्म में होती है, माइंडलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आज हर देश कर रहा है, इंडिया भी इंडस्ट्रियलाइजेशन अचीव करने की कोशिश इंडिपेंडेंस के टाइम से कर रहा है, ये सब कुछ भी उन्हें नहीं पसंद था। और उन्हें कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म के प्रिंसिपल नहीं पसंद थे। अब कई, अगर आप में से किसी को कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म अलग चीज़ होती है, कम्युनिज्म अलग चीज़ होती है। ठीक है, मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया मुझसे, मैं दोनों को समझा दूँ। अब नीचे वाला हम प्लेस ही दोबारा यूज़ करते हैं। तो कैपिटलिज्म क्या चीज़ है और कम्युनिज्म क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक दूसरे से बिल्कुल ही 180 डिग्री ऑपोजिट इकोनॉमिक मॉडल्स हैं। इसी कारण एक टाइम पे इन दोनों मॉडल्स को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। और अगर आपने सुना होगा, कोल्ड वॉर का ज़माना था एक टाइम पे, वो इन्हीं मॉडल्स के ऊपर बेस था। एक टाइम पे कैपिटलिस्ट देश तुम्हारा यूएसए, कम्युनिस्ट देश तुम्हारा यूएसएसआर, जो बाद में टूट गया, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा जिसे आज हम जानते हैं वो है रशिया। और भी थे उस टाइम, कजाकिस्तान जैसे देश भी उसके साथ जुड़े हुए थे, अब काफ़ी श्रिंक कर गया। कम्युनिज्म ज़्यादातर दुनिया से
या तो बहुत ही ज़्यादा लिमिट हो चुका है या बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है इस टाइम। पर एक टाइम पे ये दुनिया में वन ऑफ दी बेस्ट नोन प्रिंसिपल भी माना गया है, क्योंकि इसने जो रेवोल्यूशन यूएसएसआर में लेके आए, हर कंट्री इतनी ज़्यादा इम्प्रेस थी कि हर कंट्री एक टाइम पे कम्युनिज्म को अपनाना चाहती थी। इनमें फ़र्क होता क्या है? बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी जैसे यूएसए है, यहाँ पे मतलब हर सोसाइटी में एक तो गवर्नमेंट होती है और एक प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर अलग से एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के क्या रोल होते हैं और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होता है? बेसिकली कैपिटलिस्ट देशों में गवर्नमेंट लिटरली इकोनॉमिक्स में लीस्ट दखल देती है। उसका काम होता है बस रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, और वो भी ऐसी जो प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने में बढ़ावा दे। ठीक है, सारी की सारी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर डिपेंडेंट होती है। तो प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, और क्या बनाना है, कितना बनाना है, और क्या रिसोर्सेज यूज़ करके बनाना है। ठीक है, उसका भी हाउ ही आएगा। ठीक है, तो तीनों प्रिंसिपल इसके ऊपर। यूएसएसआर इससे बिल्कुल ऑपोजिट देश, तो इसमें हर चीज़ प्राइवेट, तो प्राइवेट कैपिटलिस्ट, सॉरी उसके ऊपर एक बार लास्ट पॉइंट एक चीज़ जो रहेगी, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर फिर फोकस क्या करता है कि कंज्यूमर किस चीज़ को खरीदेंगे और कंज्यूमर क्या पे कर पाएगा मैक्सिमम सेल्स बढ़ाने के लिए। पर वो कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि नीड क्या है लोगों की, क्योंकि नीड हमेशा सस्ती बिकती है। इसी चीज़ को तुम जब बेचना चाहोगे तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा लग्जरी के तौर पे बेचेगा, बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेगा ताकि अफोर्डेबिलिटी अपने आप बढ़े। यूएसएसआर इससे बिल्कुल ऑपोजिट मॉडल पे था। कम्युनिज्म का प्रिंसिपल तुम्हारे कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स का मानना था जो ये कैपिटलिस्ट लोग हैं ये गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सारी वेल्थ ये खुद लेके बैठे हैं और गरीबों के पास एक्चुअली कुछ नहीं बचता, तो वो अपनी बेसिक ज़रूरतें तक नहीं पूरी कर पा रहे, जहाँ पे कैपिटलिस्ट एक बहुत ही लैविश लाइफ जी रहे हैं हर चीज़। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंसेस के कारण कम्युनिज्म ने जन्म लिया था, बिकॉज लोगों से 18-19 घंटे फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता था और तब भी उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो 2 वक्त की रोटी भी खा पाए। छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों में एम्प्लॉय किया जाता था। इस कारण गरीबों की हालत देख के कार्ल मार्क्स ने ये प्रिंसिपल निकाला था। तो यूएसएसआर इस प्रिंसिपल के ऊपर पूरा एक देश खड़ा हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करना या तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है या तो परमिटेड ही नहीं होता प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करना। इसमें सिर्फ एक ही सेक्टर होता है, वो होता है पब्लिक सेक्टर। जैसे इंडिया में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर हैं, इसमें सिर्फ अब पब्लिक होगा, इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट और कोई काम नहीं उठाती। ठीक है, इंडिया का तीसरे टाइप का मॉडल है, वो हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे, आज सिर्फ इन दो की डिफरेंस करेंगे। आज जो इंडिया का मॉडल है ज़्यादातर अब देश उसी मॉडल पे आ चुके हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट अडॉप्ट करने वाले देशों में से था इंडिया। तो वो क्या था, सोशलिस्ट मॉडल क्या होता है, सोशलिस्ट वेलफेयरिस्ट मॉडल क्या होते हैं, वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में फ़र्क कर लें। तो पब्लिक सेक्टर, इसके अंदर क्या होता है, लैंड, लेबर और फैक्ट्रीज, जिससे सब कुछ चलना है, और इवन आगे बढ़ के मार्केट्स, ये सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है। क्या उगाया जाएगा, किस लेबर को एम्प्लॉय किया जाएगा क्या बनाने के लिए, फैक्ट्रीज कौन सी फैक्ट्री क्या बनाएगी, कितना बनाएगी वो तक, और बाद में किस मार्केट में से सप्लाई किया जाएगा और कितना सप्लाई किया जाएगा, हर चीज़ सरकार कंट्रोल करती है। तो लेट्स सपोज ऐसे देश में किसी को नौकरी चाहिए तो वो जाके बस पास वाले
एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन देता था, अपनी स्किल्स बताता था, उसके अकॉर्डिंग सरकार उसे खुद कहीं ना कहीं फिट कर देती थी। प्राइवेट काम करना बिल्कुल मना होता था, जितना अलाउड भी होता था उसमें लिटरली कोई ग्रोथ कुछ नहीं हो सकता था। तो इस कारण लोग प्राइवेट सेक्टर ऐसे देशों में ओरिजिनली ख़त्म ही होता गया, जितना बचा भी था पीछे। तो ये होते हैं दो टाइप के मॉडल। तो गांधी जी ने इन दोनों मॉडल्स को क्रिटिसाइज किया बिकॉज दोनों मॉडल अल्टीमेटली फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही करते हैं, और एक इंडिविजुअल को जो सेल्फ रिलायंस उसे देनी चाहिए एक इंडिविजुअल लेवल पे, वो दोनों में ही नहीं मिलती। ठीक है, एक साइड पे तुम मनी गेम के पीछे भाग रहे हो, मनी तुम्हें गाइड कर रही है लाइफ में तुम्हें कहाँ जाना है, दूसरी साइड पे सरकार तुम्हें गाइड कर रही है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो इंडिविजुअल एज अ पर्सन और विलेज एज अ कम्युनिटी दोनों में ही सेल्फ रिलायंट नहीं होते। तो इस कारण गांधी जी दोनों के ही फेवर में कभी नहीं थे। ठीक है, तो पर कार्ल मार्क्स से उनकी सोच बहुत सारी चीज़ों में अलग भी थी। जैसे कार्ल मार्क्स का मानना था कि क्योंकि गरीबों के पास कोई अपनी रिसोर्सेज ही नहीं है तो गरीब कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। गांधी जी ने इसका एग्जाम्पल ये बोला कि जो चरखा है, गांधी जी ने जो चरखा, एक तरह से उनका स्वराज उसी से ही शुरू होता है। स्वराज कैसे कि हर एक कॉमन पर्सन को, हर एक कॉमन इंडिविजुअल को अपने टूल्स उसके पास हमेशा खुद होने चाहिए। उसे पता होना चाहिए उन टूल्स को चलाना कैसे है और उससे अल्टीमेटली अपनी बेसिक कमाई कैसे करनी है। तो एक चरखा इसीलिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट था। गांधी जी ने इतना चरखा पे जो फोकस रखा वो एक्चुअली लोगों को यही लेसन देना था कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने टैलेंट अपनी चीज़ पे डिपेंड करो और बेसिक नीड्स खुद की और विलेज कम्युनिटी की पूरी करने की कोशिश करो, उससे आगे जाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें बिकॉज गांधी जी के मॉडल के ऊपर इंडिया कभी भी एक प्रोग्रेसिव एक डेवलप्ड देश जो हम जिस पाथ पे चल रहे हैं वो कभी नहीं बन सकता था, बिकॉज हम बहुत ही लिमिटेड रह जाते। और जो हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके हमारे डिजिटल एज, हम जो 4G या अब 5G की जो बातें कर रहे हैं, ये विलेज इकोनॉमी में कहीं हो नहीं सकता, बिकॉज ये एज अ कंट्री और उससे बढ़ के एज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लेवल पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसके बीच में अब गांधीयन मॉडल कैसे फिट करें। गांधी जी ने अब यही डिजिटल एज जो कोविड ने हमें दिखाया है इसके ऊपर आते हैं। अब गांधी जी का मॉडल इसमें थोड़ा सा ऑल्टर करके हम कैसे फिट कर सकते हैं कि एज ए इंडिविजुअल हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे हर कोई आप में से इंस्टाग्राम यूज़ करता होगा, इंस्टाग्राम पे आप अपना कोई भी सामान बेच सकते हैं, गूगल पे आप अपना कोई भी सामान बेच सकते हैं, कोई वेबसाइट बना के आप अपना कोई भी सामान बेच सकते हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे तो है ही है। तो ये आपको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह से, कैसे आप अपने लेवल पे एक अपने मीडियम से आप कैसे घर बैठे हुए लिमिटेड रिसोर्सेज से जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे आप कैसे हर कोने में अपना सामान पहुंचा पाएंगे और अपने आप को सेल्फ रिलायंट, आपको बड़े ऑफिसेज, बड़ी कंपनीज, बड़ी फैक्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है इतने बड़े लेवल पे कभी पहुंचने के लिए। अगर आप में टैलेंट है और आपके प्रोडक्ट आपको पता है लोग पसंद करेंगे तो आप हमेशा कामयाब होंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, कई लोगों ने जैसे स्टार्टअप्स कई मैं पढ़ता रहता हूँ, जैसे कि एक स्टार्टअप हरियाणा की एक लड़की ने शुरू किया था, सॉरी मैं उनका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, जैसे आप अपने किसी भी पास के डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आज काफ़ी टाइम से अब तो 10-15 रुपए में मफ़िन्स, छोटे केक्स, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। उन्होंने इसका लार्ज स्केल मॉडल बनाया कि ऐसी चीज़ें एक तो लोगों की इमीडिएट हंगर और न्यूट्रिशन नीड्स भी पूरी कर सकता है। ठीक है, और दूसरा पैसे की कमाई का भी अच्छा जरिया है। तो उन्होंने एक पूरी सप्लाई चेन इसकी सेट की
मतलब ये ऑफलाइन मॉडल है, ऑनलाइन के भी बहुत एग्जाम्पल है, ये ऑफलाइन मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस टाइम वो घर बैठी बैठी उन्होंने घर से काम शुरू किया था, ये मफिन्स और ये सब कुछ आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर से बढ़ाते बढ़ाते वो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और आपके कन्वीनियंस स्टोर्स में ये छोटी छोटी खाने की चीज़ें जो 10-15 रुपए में आ जाएंगी, ये सप्लाई करती हैं, जो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए पहले ही बनी होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक बड़ी फैक्ट्री नहीं होगी, एक बड़ा किचन नहीं होगा, आप काम नहीं कर सकते। वेल रखो, काम हर कोई हो सकता है। ये चीज़ पेपर के लिए भी आपके होल्ड करती है। हिम्मत रखो, एंड तक लेके जाएगा और पेपर भी आप क्लियर करेंगे। ठीक है, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज किसी दिन और भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो अब विलेजेस कहाँ बनेंगे? अब जो विलेजेस बनेंगे वो होंगे ई विलेजेस। ई विलेजेस क्या होंगे कि लोगों को ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। जैसे गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने चीज़ों को, कई चीज़ों को फ्री में चलाने की परमिशन भी देते हैं। और प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप प्रोफाइल बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ बेच भी सकते हैं। आपको डिजिटल इंस्टाग्राम पे जो स्टोर है, कुछ भी आप बेच रहे हैं, आपको उसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्री रिसोर्सेज के थ्रू लोग अपनी खुद की जो कॉमोडिटीज़ हैं वो बाकी अपने डिजिटल ई विलेज के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस टाइम वैसे भी पोस्ट कोविड एक मूवमेंट शुरू हुई है जो है #सपोर्ट लोकल। सपोर्ट लोकल क्या है कि छोटे ब्रांड्स जो यंग ब्रांड्स हैं और हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड शुरू हुई है, इन्हें सपोर्ट कीजिए, इन्हें बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ये ब्रांड्स नए ब्रांड्स हैं और ये लोकल ऑडियंस के सहारे ही चलते हैं। इनके पास एफडीआई या किसी चीज़ का अरबों करोड़ों के रुपए नहीं लगे हुए पीछे। और दूसरा, इनके साथ आपका हमेशा एक ह्यूमन टच होगा। हमेशा ये आपके रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं, उन्हें एट लास्ट नहीं, एक तो अगर फ़र्क पड़ता भी हो, उन्हें पता नहीं चलता कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है। ब्रांड छोटा होगा तो उसे हमेशा पता होगा कि उसका कंज्यूमर क्या सोच रहा है और क्या चाहता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमेशा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये ई विलेजेस, अब गांधी जी के सेल्फ रिलायंट ई विलेजेस हम इसके थ्रू बना सकते हैं और एज अ सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल हम बन के निकल सकते हैं। तो इसमें जो आज बहुत सारे जो आपके मॉडर्न डे कैपिटलिस्ट हैं, जैसे कि वॉरेन बफे, बिल गेट्स, अजीम प्रेम जी आपके विप्रो के, और जो टाटा ग्रुप हमारे इंडिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट ग्रुप माना जाता है, ये हमेशा से ऐसे ग्रुप नहीं है जो मतलब खुद पैसे कमा रहे हैं और कुछ बाहर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे सोसाइटी का भला होता हो। ये लोग अपने आप में एक जो थ्रेश होल्ड होता है अमीर होने की भी, मतलब जिसे कहते हैं कि हद होती है, उससे पार हैं ये। तो इतनी वेल्थ जब कोई प्राप्त कर लेता है तो देखो दो चांस है, या तो आप इतनी लैविश लाइफ में खो जाओ कि आप सोसाइटी बारे कुछ सोचो ही ना। पर ये सब लोग, खासकर जो टाटाज हैं, टाटाज तो 20th सेंचुरी के भी स्टार्टिंग से लगे हुए हैं इस चीज़ में, उन्होंने हमेशा गरीब लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में फोकस किया। उनका फोकस है जहाँ पे जिसकी जो हेल्प हो सके। जैसे बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी उनके चलते हैं। रतन टाटा जी खुद बहुत सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें एडवाइस करते हैं, बढ़ने की चीज़ बताते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके थ्रू जो डोनेशंस जाती हैं, ये भी ऐसे सेल्फ रिलायंट ई विलेजेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रही हैं। और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो सेल्फ सफिशिएंट खुद भी हो रहे हैं और उनके अंडर जितने एम्प्लॉय लगते जा रहे हैं वो भी बेटर ऑफ होते जा रहे हैं। इसी कहते हैं कि कैपिटलिज्म में एक फिलैंथ्रोपी की पूरी भावना जाग रही है जो इसके थ्रू ग्रो करती जा रही है। तो ये कैपिटलिज्म का पैसा, जैसे कार्ल मार्क्स का तो मानना था कि सारे कैपिटलिस्ट ही बुरे हैं, पर वो चीज़ गलत साबित हुई। गांधी जी ने जैसे बोला था कि कैप जो कैपिटल होता है, जो पैसा होता है, वो लाइफलेस होता है, पर जो कैपिटलिस्ट होता है वो हमेशा मैनुअल होता है टू कन्वर्जन्स।
तो एक कैपिटलिस्ट हमेशा अपनी सोच, अपने विचार, अपना नज़रिया बदल सकता है। तो इन सबके कुछ महान लोगों के नज़रिए बदले हैं। आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे जितने अमीर लोग होते जाएंगे, जितने वेल सेटल्ड लोग हैं, वो हमेशा बढ़ के गरीबों की और उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करेंगे। देखो, गरीबों को भी अगर मैं कहूँ कि गरीबों को बस खाना दे दो, ठीक है, ये तुम एक दिन का उन्हें साधन दे रहे हो। इंस्टेड उन्हें टूल्स दो, उन्हें तुम लाइफ टाइम का खाना दे रहे हो। ठीक है, जिस कोटेशन को कहते हैं, गिव अ मैन अ फिश अ डे, ही विल फीड अ डे। टीच अ मैन हाउ टू फिश, ही विल बी फेड फॉर द लाइफ। तो किसी को मच्छी देने से अच्छा है उसे मच्छी पकड़ना सिखाइए। तो टूल्स चलाना सिखाओ, उन्हें डिजिटल बनना सिखाओ, उन्हें डिजिटली ग्रो करना सिखाओ। यही गांधी जी के आने वाले प्रिंसिपल को फॉलो करने का, ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड में फॉलो करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। क्लियर? ये आर्टिकल इसी चीज़ को आगे डिस्कस करता है। इसमें से आप अपने पॉइंट्स निकालिए जो आप आंसर में लिख सकते हैं। एक अच्छी सी इंट्रो के लिए भी पॉइंट्स निकालिए और कंक्लूजन भी आपको इसमें अच्छा मिल जाएगा। खासकर जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स होते हैं, इनसे कंक्लूजन के बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। कंक्लूजन हमेशा होपफुल दिखना चाहिए और सजेस्टिव, फॉरवर्ड लुकिंग, कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ऐसा रखिएगा इसे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप गांधी मॉडल ही समझा सकते हैं, पर फील फ्री टू राइट द वे यू वांट, जैसा आप लिखना चाहते हैं वैसा लिखिए और हमें ज़रूर दिखाइएगा, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई। कोई सजेशन है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू।